हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि आपको पता है कि आपकी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका एल्टीग्रेड JIC TGT के लिए, PGT के लिए। तो इसमें हम पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ ही हम सेट लगाएंगे। तो ये आपका 8 नंबर सेट है आज, और आज हम 2004 का पेपर करेंगे TGT का, जो कि निरस्त हो गया था वो वाला। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे, क्योंकि ये आपका सेट नंबर 8 आज हम करेंगे, इससे पहले मैं 7 सेट कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं आप वहाँ से जाके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 में। कब शुरू किया गया था? 1930 में, जब दांडी मार्च हुआ है। ठीक है, तो दांडी मार्च भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही दांडी मार्च है। ठीक है, तो गांधी जी ने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए लगान में कमी, मद निषेध, नमक कर समाप्ति, सैनिक व्यय में कमी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, स्वरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस आदि प्रश्नों को लेकर अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। एवं दांडी मार्च, देखो मार्च 1930 नमक यात्रा कर समुद्र तट के पास स्थित दांडी नामक स्थान पर नमक कानून भंग किया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रयास किया और 1931 में गांधी इरविन समझौते के द्वारा ये आंदोलन स्थगित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति के विषय ज्ञान का विपुल भंडार वेदों में समाहित है और इनकी संख्या कितनी है? 4, जो क्रमशः है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में गेय श्लोक समाहित है, ये यज्ञों के समय पर देवताओं के आवाहन हेतु गाए जाते थे। अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है और ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ नियमों एवं विधि विधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध को बोधगया नामक स्थल से ज्ञान प्राप्त हुआ था। ब्राह्मणों की कर्मकांड पूर्ण पद्धति से तत्कालीन सामान्य जनसामान्य क्षुब्ध था और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग के धर्म की प्रतिस्थापना की, जो सर्वजन सुलभ था। बोधगया में गौतम बुद्ध को वटवृक्ष के नीचे वैशाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से वे तथागत नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें कहा जाता था, तो उन्हें कहा क्या जाता था? उन्हें धर्म महामात्य कहा जाता था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने धर्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र, सत्र्याध्यक्ष महामात्र तथा ब्रज भूमिक महामात्र को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में युक्त, राजुक और प्रादेशिक को नियुक्त करता है। चंद्रगुप्त के नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था, जिसका नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। इसने अपने ग्रंथ इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी देता है। हालांकि ये ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटॉक, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस आदि के उद्धरणों में प्राप्त होता है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। नेक्स्ट है, हुड़ों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो हुड़ों ने भारत पर गुप्तों के समय पे आक्रमण किया था
और आई थिंक पहला हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। ठीक है, हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति है और हूणों का देखिए प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। यूएन राय के अनुसार इसका प्रथम नेता खुशनिवास था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर मेले का आयोजन करता था। ये कहाँ होता था? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर वो प्रयाग में मेले का आयोजन करता था। ठीक है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जो प्रयाग के पावन भूमि पर प्रतिष्ठित था। चीनी यात्री हेंगसोंग के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में वर्धनवंशी हर्ष एक सभा का आयोजन करता था, जिसमें वो 5 वर्ष के उपरांत स्वयं द्वारा अर्जित द्रव्य का दान करता था। हेंगसोंग छठे महामोक्ष परिषद में उपस्थित था। नेक्स्ट है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? ये कहलाता था खिराज। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की और 2 नए कर लगाए। ठीक है, एक जजिया को धार्मिक कर और दूसरा खिराज को भूमि कर कहा जाता था और ये उपज का 2/4 से 1/4 तक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये गुलाम था ऑलरेडी। ठीक है, तो 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य हुए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे ना तो एक वंश के थे न सुल्तान बनने के अवसर पर इनमें से कोई गुलाम था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो फिरदौसी जो था वो सुल्तान महमूद की दरबार में शोभा बढ़ाता था। पूर्व का होमर कहलाने वाला कवि फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था और इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? शाहनामा। ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा लिखने हेतु सुल्तान ने उसे 60,000 सोने के सिक्के देने का प्रण किया था। अंततः अपनी बात से मुकर कर उसके स्थान पर 60,000 चांदी का मिस्कल दिया। ठीक है, परिणामतः फिरदौसी क्रुद्ध होकर गजनी को सदा के लिए त्याग दिया। लो भाई, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो भाई ये ले गया था दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक 1326 से 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित किया। इस राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य मंगोल आक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु इस योजना की असफलता के उपरांत 1335 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली वापस से स्थानांतरित कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो 10 राजाओं में सबसे महान माना जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश को। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से शुरू होता है। वल्जुले हेग ने लिखा कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसे दक्कन को भेदा था? तो दक्कन को भेदने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन ने एक सैन्य अभियान के लिए राजनीति और आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे। उसके दक्षिण अभियान में उसके सेनापति मलिक काफूर को काफी सफलता मिली। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इब्राहिम के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद कर्नाटक के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, जिसे विश्व में स्थापत्य कला का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो ये पराजित किया गया जहांगीर के समय पे। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह 1599 में सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने भी मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी और 1613 में जहांगीर ने शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। शाहजहां के दबाव के कारण 1615 में अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अहमदाबाद शहर बनाया गया था अहमद शाह के द्वारा। अहमद शाह स्वतंत्र गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 1413 में अहमद शाह ने
असावल नामक प्राचीन नगर के स्थान पर अहमदाबाद शहर की स्थापना किया तथा पाटन के स्थान पर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित थी। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। माधव विद्यारण तथा उसके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने मुस्लिम से हिंदू बनकर तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के समीप विजयनगर की स्थापना संगम वंश के नाम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदार प्रणाली किसने शुरू की? तो भाई मनसबदार प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, मनसबदार प्रणाली अकबर ने फारसी पद्धति के आधार पर अपने शासन के 11वें वर्ष में शुरू की थी। इसके द्वारा अधिकारियों के पद एवं श्रेणी के अनुशासन, वेतन और भत्तों को सुनिश्चित किया। मनसबदारों की अकबर के समय 66 श्रेणियां थी, किंतु अबुल फजल के अनुसार 33 श्रेणियां ही प्रचलन में थी, जो जात और सवार के आधार पर विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया जाता था? तो ये मराठों के समय पर लगाया जाता था। मराठों के प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था और इनके आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। हालांकि मराठों ने चौथ और सरदेशमुख नामक कर भी लेते थे, जो भूमि राजस्व के बाद इनके आय का प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। अकबर कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। ये प्रवृत्ति भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में थी। उसका दीन-ए इलाही धर्म इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ हर धर्म के विद्वान इकट्ठा होते थे और अपने धर्म की मूल व्याख्या प्रस्तुत करते थे। अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना फारसी भाषा में की और संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया। दूसरे और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के बादशाह अकबर के इतिहास को दिया गया है। अकबरनामा को तैयार करने में अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखे गए विभिन्न ग्रंथों की सहायता ली, जिनमें तुझके बाबरी, हुमायूंनामा, ताजकी रात उल वाकियात, ताजकी रात हुमायूंनामा और अकबरनामा तथा तारीख रशीदी प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो वो था मीर जाफर। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला। इस युद्ध में क्लाइव ने अपनी कूटनीति में सफल होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और 28 जून 1757 को मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित किया। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा, जहां के हिंदू राजा जयमोरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था? तो ये दिया गया था मीर जाफर को। ठीक है, अंग्रेजी फौज के अनुसार 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मीर जाफर विश्वासघात के कारण क्लाइव विजयी हुआ। मीर जाफर नवाब बना और उसने अंग्रेजों को बहुत सुविधाएं प्रदान की। इसी के तहत उसने अंग्रेजी फौज का भत्ता दोगुना कर दिया। नेक्स्ट है, पांडिचेरी स्थापित किया गया इसके द्वारा? तो पांडिचेरी मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया। पांडिचेरी की स्थापना 1673 में फ्रैंको मार्टिन और बेलांगर द लेसिपने ने की थी। इसकी स्थापना इन दोनों ने मुस्लिम सूबेदार शेरखां लोदी से एक छोटा सा गांव पुदुचेरी प्राप्त कर इसकी पांडिचेरी नींव डाली। आगे चलकर 1674 में मार्टिन को इस बस्ती का प्रधान नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो भाई सिराजुद्दौला था। ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। हॉलवेल ने इस घटना के विषय में कहा कि युद्ध की आम प्रणाली के अनुसार अंग्रेजी बंदियों को, जिनमें स्त्रियां एवं बच्चे सम्मिलित थे, कुल 146 बंदियों के लिए 18 × 14 फुट के कमरे में बलात बंद कर दिया गया, जिसमें दम घुटने
टूटने के कारण 23 लोगों को छोड़कर शेष लोग दिवंगत हो गए। 20 जून 1756 की इस घटना की जानकारी केवल अंग्रेज इतिहासकार के द्वारा ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक कौन है? तो भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। उसने पुलिस और न्यायिक सेवा को सीधे प्रशासन के अंतर्गत कर लिया। पहले ये कार्य जमींदार देखते थे। प्रशासनिक प्रणाली पर उसकी अमिट छाप थी और बाद में ये कॉर्नवालिस प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा शुरू की गई थी? तो ये काम डलहौजी के समय पे किया गया। भारत में पहली बार डलहौजी के समय 1848 से 56 के बीच में तार और रेल सेवा शुरू की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच शुरू की गई। डलहौजी ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया। नेक्स्ट है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो उसे कहा जाता था दस्तक। उस परमिट को दस्तक के नाम से जाना जाता था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग करने के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। 1717 में फर्रुखियर के द्वारा कंपनी को दिए गए फरमान में 2% चुंगी न देने की छूट दी गई थी। इस दस्तक प्रथा के दुरुपयोग के मद्देनजर रखते हुए कॉर्नवालिस के काल में इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो यह रिपन के कार्यकाल के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था। इस अधिनियम में रिपन ने स्थानीय स्वशासन को महत्व देते हुए भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव डाली। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित कर नगर पालिकाओं के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय वार्डों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वो यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार शुरू किया था? तो सबसे पहले भारत में व्यापार पुर्तगालों ने शुरू किया गया। प्रथम पुर्तगाली एवं यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट भारत पहुंचा और कालीकट के शासक जैमोरिन ने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ की थी? तो ये थी मद्रास में। अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर 1611 में मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी कायम की। ये गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित हुई। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहां से किया था? अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा बीजापुर से किया था। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था और इसने पुर्तगाली शक्ति को भारत में क्षेत्रीय आधार प्रदान किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपनी एकाधिकारी कब खो दिया? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत खो दिया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। अब सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर अवलंबित था। यद्यपि इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता है, किंतु जहां तक निर्णय का प्रश्न है वे बहुमत पर आधारित होते थे। गवर्नर जनरल के निर्णायक मत का प्रयोग बहुमत के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, वो था बिहार। अंग्रेजों के सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के कारण भारत में उनके खिलाफ 1857 में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के दौरान बिहार में मौलवियों और पंडितों के द्वारा समान रूप से इसको बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जो झूठे धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियों जो हिंदू समाज में आ गई थी को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। नेक्स्ट है, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो दारुल उलूम का संबंध है मुस्लिम सुधार आंदोलन से। देवबंद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में
दारुल उलूम का संबंध मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं के साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन शुरू किया और नए नेताओं को धार्मिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देवबंद में एक विद्यालय भी स्थापित किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित एक सभा में किया गया। इसमें कुल 72 व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें 1/3 पत्रकार थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो स्वराज दल चित्तरंजन दास के नेतृत्व में बनाई गई। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड का हिंसात्मक रुख देखकर इस आंदोलन को वापस ले लेने पर इससे क्षुब्ध होकर श्री चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया और इनका मुख्य उद्देश्य विधान परिषद चुनाव में भाग लेकर अंग्रेजों के कारनामों को देश को बताना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? वो थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ये पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्हें उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया। इन्होंने अपने लंदन प्रवास 1855 से 59 के दौरान अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले थे बंगाल के छात्र। करजन के समय पर 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को इस विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। युवक, छात्र और महिलाएं पहली बार सक्रिय राजनीति में आए और छात्रों ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? तो ये आम जनता की ओर। गांधी जी के शांति और अहिंसा के संदेश भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय थे। गांधी जी ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए संपूर्ण भारतीयों के मस्तिष्क को जागृत कर दिया और राष्ट्रवाद के वास्तविक प्रयोग के लिए आम जनता की ओर मुखर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के अग्रणी नेता चित्तरंजन दास 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान बने और इन्होंने स्वराज दल का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो मार्च 1931 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में पकड़े गए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सांडस हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के आधार पर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? तो मराठा का किया था। अपने विचारों के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। इन्होंने मराठी में केसरी नाम से भी समाचार पत्र का संपादन 2 जनवरी 1881 में किया। तिलक ने अपने पत्र के माध्यम से आम जनता में स्वराज की लहर दौड़ा दी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। नवंबर 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिए तो 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों ने भारत को यह आश्वासन देना शुरू किया कि ब्रिटेन का अंतिम लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना है। ऐसे में 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो महात्मा गांधी सक्रिय रूप से 1919 में राजनीति में आए। महात्मा गांधी 1917 में सक्रिय रूप से राजनीति में तब आए जब बिहार प्रांत के चंपारण जिले में नील के किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए सत्याग्रह भारत में देशव्यापी संघर्ष छोड़ने का गांधी का पहला प्रयास था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी है? तो सबसे पहली घटना जो है वो चंपारण सत्याग्रह घटी है 1917 में। दांडी यात्रा तो 1930 में हुई। असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1900 नहीं, मैंने गलत लिख दिया क्या? एक सेकेंड।
1920 में असहयोग हुआ था, सॉरी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न घटनाएं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, गांधी के नेतृत्व में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च हुआ और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सरदार पटेल इससे जुड़े थे, तो सरदार पटेल जुड़े हुए थे बारदोली से। सरदार पटेल बारदोली से जुड़े थे। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुकों में किसानों ने 1928 में लगान न अदा करने का आंदोलन किया। इस आंदोलन में मेहता बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान था। मेहता ने जनवरी 1928 में पटेल जी को इस आंदोलन हेतु आमंत्रित किया। बारदोली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया वो थे भीमराव अंबेडकर। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? तो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने देशभक्ति की भावना को जागृत किया और कांग्रेस आंदोलनों को अधिक विस्तारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो चंदू शाह के कहने पर जहांगीर ने अर्जुन देव को 1605 में मृत्युदंड दिया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में दीवान चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव द्वारा शहजादा खुसरो को संरक्षण देना उसके लिए घातक बन गया और जहांगीर का कट्टर दुश्मन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा विकसित की गई थी। समाजवाद की संकल्पना कार्ल मार्क्स के द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी। मार्क्स ने संपूर्ण विश्व को सर्वहारा और बुजुर्गों 2 वर्गों में बांटकर समाजवाद की व्यवस्था की। मार्क्स ने न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून 1853 में छपे अपने लेख में एशिया के समाज विशेषता भारत और चीन समाजवाद के आधार का उत्तम विश्लेषण किया है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वो सभी जगह जंजीर से बंधा होता है? तो ये कहा है रूसो ने। रूसो फ्रांसीसी था और उसकी प्रसिद्ध कृति सामाजिक अनुबंध है, जिसमें उसने इस समस्या पर विचार किया कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशा से किस तरह निकलकर सभ्य समाज का निर्माण किया है। उसका कथन था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजियों के द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया था? तो नाजियों के द्वारा मीन कैफ को अपना बाइबल माना गया। हिटलर के नेतृत्व में नाजियों का उदय 1920 से 1930 के बीच यूरोप में हुआ। हिटलर ने मीन कैफ नामक पुस्तक की रचना करी, जिसमें उसकी विदेश नीति की झलक मिलती है और इसी पुस्तक को नाजियों के द्वारा बाइबल माना गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वो कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी? तो ये भारत ने करी थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा अंग्रेजों के द्वारा की गई। 1948 में वर्मा और श्रीलंका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई और 1950 में इंडोनेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा डचों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजया किसे मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया था? तो ये गोवा को मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया। 17 दिसंबर 1961 में गोवा संग्राम की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार ने सैनिक कार्यवाही के द्वारा गोवा, दमन और दीव पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस काल में लड़ी गई थी? भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस काल में लड़ी गई? तो भारत और चीन के बीच में लड़ाई 1962 में लड़ी गई। 8 सितंबर 1962 को चीन द्वारा नेफा अरुणाचल प्रदेश स्थित बॉर्डर लाइन मैकमोहन रेखा का अतिक्रमण कर लिया गया और 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख से लेकर नेफा तक चीनी सेना ने आक्रमण कर दिया। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर है कोणार्क में। सूर्य देवता को समर्पित कोणार्क का ये मंदिर सामान्यतः काले पैगोडा के नाम से विख्यात है। 13वीं सदी के गंगवंश के नरेश नरसिंह देव प्रथम, जो कि 1238 से 1264 तक को मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और ये मंदिर 1875 फुट लंबे और 540 फुट चौड़े प्रांगण में बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? तो झूमर नृत्य के लिए आपका छोटा नागपुर जो है वो
लोकप्रिय है। घूमर राजस्थान का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। यह केवल स्त्रियों का लोक नृत्य है, जबकि छोटा नागपुर में सीका, झूमर और पैका नृत्य किया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा के पूर्व और उसकी समाप्ति पर जात्रा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात में। राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है और ये उद्यान एशियाई सिंह तथा जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है और जाड़े में साइबेरियन ट्रेनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 2003 का पेपर। तो आई होप आपको आज का ये पेपर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट अपने पेपर के साथ। तो कल हम 2003 का ये पेपर सॉल्व करेंगे। तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।